दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, जिसमें कि उद्यम क्षेत्र दिया गया है। यह वीडियो बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जाम के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है, जिसमें कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम्स में साथ ही साथ इंटरव्यू में भी मदद मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर उद्यम क्षेत्र के अंतर्गत तो बिहार में मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योग का विकास किया जा सकता है। इसके अंतर्गत चीनी मिल्स, आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और चीनी मिल्स, इसके अंतर्गत बिहार में कृषि आधारित उद्योग और कृषि आधारित उद्योगों में चीनी मिल्स और चीनी मिल से संबंधित इथेनॉल उद्योग, साथ ही साथ लेदर इंडस्ट्रीज, रेशम से संबंधित इंडस्ट्रीज और फूड प्रोसेसिंग का विकास किया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग में आपका दुग्ध और दुग्ध से रिलेटेड तथा फल से रिलेटेड प्रोसेसिंग का विकास बिहार में किया जा सकता है। और बिहार में पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बिहार में पर्यटन उद्योग का विकास का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म से रिलेटेड, आपको सिख धर्म से रिलेटेड, बौद्ध, जैन, सिख धर्म से रिलेटेड पर्यटन क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। साथ ही साथ अन्य धर्मों जैसे हिंदू धर्म से रिलेटेड भी पर्यटन क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। और यहाँ पर कुछ जो नेशनल पार्क्स है और टाइगर रिजर्व है, उन क्षेत्रों में भी पर्यटन उद्योग का विकास किया जा रहा है। तो इस चैप्टर्स में मुख्य रूप से बिहार के औद्योगिक गतिविधियों के बारे में हमको देखना है। तो यहाँ पर अब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में आते हैं। तो ये चैप्टर जो है सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत है। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर से जो वस्तु प्राप्त होता है उसी के फाइनल गुड्स जो बनाते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर्स हुआ। जैसे गेहूं से जब रोटी बना दिए तो वो आपका सेकेंडरी सेक्टर्स हुआ। आपका जब टमाटर से टमाटो सॉस बना दिए, दूध से आइसक्रीम बना दिए, तो ये जो बनाने की जो प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में जो व्यक्ति कार्यरत है वे सभी लोग सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत कार्यरत है। दोस्तों, अब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे के प्रारंभ में ही बताया गया है कि बिहार में औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार अनेक नीतिगत उपायों के जरिए राज्य में नई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 राज्य में औद्योगिक विकास की बुनियाद रही है। हाल के वर्षों में बिहार राज्य दुग्ध सहकारिता महासंघ लिमिटेड कॉमफेड महामारी की अवधि को छोड़कर शेष समय में विस्तार करता रहा है। चीनी के उप उत्पादों से इथेनॉल, अल्कोहल और बिजली के उत्पादन को शामिल करके चीनी उद्योग ने भी अपने उत्पादन आधार का विस्तार किया है। इथेनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने और प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 सूत्रबद्ध की है। हाल के वर्षों में कृषि आधारित और कृषितर दोनों प्रकार के उद्योगों का विस्तार में भी सकारात्मक रुझान देखे गए हैं। तो ये चीज यहाँ पर है। साथ ही साथ कोविड के दौरान जो ऑक्सीजन की समस्या उत्पन्न हुआ, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति भी बनाया गया। तो यहाँ पर ये 3 नीति बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। 3 नीति कौन कौन सा इंपॉर्टेंस है? तो ये देखिए, यहाँ बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, उसके बाद इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 और आपको ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021। ये तीनों नीति यहाँ पर बहुत अधिक उपयोगी है। साथ ही राज्य में उद्यमिता का विकास करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा जाति उद्यमिता विकास योजना भी अपनाया गया है। खनिजों के मामले में राज्य सरकार का राजस्व संग्रह बढ़ा है। तो ये तीन जो नीति है, ये तीनों नीति आपको ध्यान देना होगा। और ये उद्यमिता से संबंधित राज्य सरकार के द्वारा जो भी योजना बनाया गया है उन योजनाओं को ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सभी पीटी या मेंस में आपको जरूरत पड़ सकता है। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि बिहार में स्थिर मूल्य पर 2011-12 के अकॉर्डिंग द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि क्या रहा। तो देखिए यहाँ पर 12, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 17 का भी वृद्धि दर दिया हुआ है। खनन एवं उत्खनन का कितना वृद्धि दर, विनिर्माण का कितना, बिजली गैस जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं का कितना, निर्माण का कितना, और फिर उसके बाद योगफल दिया हुआ है। साथ ही सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उसका प्रतिशत दिया गया है कि इसका कितना हिस्सा योगदान रहा है, जीएसडीपी में इस क्षेत्र का कितना योगदान रहा। तो अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखिए योगफल में देखते हैं तो 12-13 में -13.1 है, और 13-14 में 30.6%, 14-15 में 10%, 15-16 में 2.3%, और इसी को आगे देखते हैं तो आगे देखिएगा तो 16-17 में 13.1 और 18-19 पर हमको मूल रूप से ध्यान देना होगा। 18-19 तो 18-19 में 8.4, तो 8.4 ये आपका वृद्धि रहा। और जीएसडीपी में योगदान कितना, तो 10.9। तब ये भी बात ध्यान देना है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर का जीडीपी में वर्तमान में, सेकेंडरी सेक्टर का वर्तमान में जीएसडीपी में वृद्धि दर अलग है, और ये जो 10.9 दिया हुआ है ये स्थिर मूल्य पर दिया हुआ है 11-12 के अकॉर्डिंग। हेडिंग देखिए बिहार में स्थिर मूल्य कब से, 11-12 के अकॉर्डिंग द्वितीय क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर ये दिया गया है। तो ये बात को ध्यान देना है। द्वितीय क्षेत्र का कितना योगदान है, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है बिहार के जीएसडीपी में 15-16 से 19-20 के अकॉर्डिंग। तो देखिए बिहार का आपका प्रेजेंटली 2019-20 में जीएसडीपी में योगदान कितना है, तो 20.1%। यह जो डाटा है बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है, इसको आपको याद कर लेना होगा। यहाँ हर एक राज्य का औद्योगिक क्षेत्र का जीएसडीपी में अलग अलग योगदान दिया गया है। तो हमको दूसरे राज्य को नहीं देखना है, हमको बिहार का देखना है। तो बिहार का जीएसडीपी में कितना प्रतिशत योगदान है, तो यहाँ ये देखिए 20.1%। इस डाटा को याद कर लीजिएगा। 19-20 के अकॉर्डिंग भारतीय राज्यों में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 2015-16 से 19-20 तक का दिया हुआ है, जो कि 19-20 में बिहार में 20.1%। किस में योगदान है ये 20.1%, जीएसडीपी में। तो जीएसडीपी में योगदान है, आपको ये चीज ध्यान करना होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि भारत का, तो भारत का देखिए अभी कितना है। तो भारत का जो योगदान वाला स्थिति है वो आपका 29.6%। सेकेंडरी से उद्योग का जीडीपी में योगदान, क्योंकि भारत में जीडीपी होता है और राज्य में जीएसडीपी होता है। तो जीडीपी में कितना 29.6% योगदान का योगदान उद्योग का योगदान है। 29.6% उद्योग का योगदान है। और बिहार में, तो बिहार में वही हमने आपको अभी दिखलाया था ऊपर में कि बिहार में कितना है, तो 20.1% जीएसडीपी में उद्योग का योगदान है। 19-20 में भारतीय राज्यों का सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान। तो इस तरह से आपने देखा कि सेकेंडरी सेक्टर का योगदान कितना है और उद्योग का योगदान कितना है। यहाँ आपका सेकेंडरी सेक्टर का वृद्धि दर भी दिखाया गया है कि किस क्षेत्र का कितना वृद्धि हुआ है।
ये देखिए, ये आपका स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर दिखाया गया है। तो ये दोनों स्लाइड्स बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, अब आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं कि कितना, क्योंकि 18-19 नीचे दिया गया है और उसके नीचे तो 18-19, उसके बाद तो अंतरिम है, पूर्ण रूप से नहीं है। तो ये चीज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस क्षेत्र का कितना है। हमने अभी बतलाया कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों का ही विकास किया जा सकता है, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। तो कृषि आधारित उद्योगों में किस तरह के उद्योग का, तो दो उद्योग यहाँ महत्वपूर्ण है, एक चीनी उद्योग और दूसरा दुग्ध उद्योग। तो चीनी मिल्स की संख्या और चीनी मिल्स कितना, तो अभी बिहार में 11 चीनी मिल कार्यरत है और दुग्ध का उत्पादन बिहार के सभी क्षेत्रों में हो रहा है। तो इन दोनों उद्योगों पर बिहार सरकार का बहुत अधिक ध्यान है। तो चीनी उद्योग, तो बिहार में काफी बड़े क्षेत्रफल में ईख की खेती होती है और ईख का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिमी चंपारण जिला में होता है। चीनी और अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए बिहार में 11 चीनी मिल्स है। अभी प्रेजेंटली जो चीनी मिल्स की संख्या है बिहार में, वो आपका कितना है, तो वो 11 चीनी मिल अभी कार्यरत है, इस बात को ध्यान देना है। और 20-21 में इनमें से 10 मिलें ही चालू है। ठीक, 2020-21 में 460.20 लाख क्विंटल ईख की पेराई की गई और चीनी का उत्पादन प्रतिशत 10% रहा। आपको यहाँ इतना मैटर्स ध्यान नहीं देना है, ये ध्यान देना है कि 2020-21 में 10 चीनी मिलें चालू थी और उन सभी में उत्पादन हुआ और 10% जितना गन्ना की पेराई हुई उससे चीनी प्राप्त हुआ और कुल चीनी का उत्पादन 46.2 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। अब यहाँ देखिए, बिहार में चीनी मिल्स के प्रदर्शन के बारे में दिया गया है 2019-20 और 20-21 में। अब ये सभी चीनी मिल्स कौन कौन, तो बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, मंझौलिया, सासा मूसा, गोपालगंज, सिंधवलिया, रीगा, हसनपुर, लौरिया, सुगौली, ये बिहार के चीनी मिल्स है। गन्ना विभाग के द्वारा ये दर्शाया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि बिहार का कौन कौन सा चीनी मिल्स है। तो बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, मंझौलिया, सासा मूसा, गोपालगंज, सिंधवलिया, रीगा, हसनपुर, लौरिया और सुगौली, ये वर्तमान में चीनी मिल्स ऐसे हैं जो चालू है, एक कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जहां पर चीनी मिल्स है वहां पर चीनी के साथ ही साथ इथेनॉल का भी उत्पादन होता है। तो बिहार सरकार ने इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति लाया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहन के अलावा इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 लाया गया है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत और राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति के द्वारा स्वीकृत सारे फीड स्टॉक से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति देना, सक्षमकारी वातावरण का निर्माण और वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश करके बिहार में सिर्फ ईंधन स्तर के इथेनॉल का उत्पादन करने वाली नई ग्रीनफील्ड इथेनॉल विनिर्माण। अब ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दो होता है। तो ग्रीनफील्ड वैसा होता है जहां पर पूर्णतः नए रूप से उद्योग को चालू किया जाता है। इथेनॉल के निर्माण के लिए उपयोग में आने वाली फीड स्टॉक, कच्चे माल का उत्पादन करने वाले किसानों की आमदनी बढ़ाना, नए इथेनॉल उद्योगों को बढ़ावा देने के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजन करना, पूंजीगत सब्सिडी की मात्रा संयंत्र और मशीनों के व्यय का 15% होगी, जो अधिकतम 5 करोड़ रुपया होगी। विशेष श्रेणी के निवेशकों के लिए पूंजीगत सब्सिडी की मात्रा संयंत्र और मशीनों के व्यय का 15.7% होगी, जो अधिकतम 5.25 करोड़ होगी। तो ये आपका इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति है, इसको आराम से देख लीजिएगा, इसका स्लाइड शॉट्स भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, बिहार में चीनी उद्योग के साथ ही साथ दुग्ध उद्योग पर भी विकास
पर कार्य किया जा रहा है। दुग्ध उद्योग के लिए कॉम्फेड, यहाँ पर देखिए राज्य दुग्ध उत्पादन महासंघ लिमिटेड कॉम्फेड का विस्तार किया जा रहा है और इससे रिलेटेड कोल्ड चैन और कोल्ड स्टोरेज को भी स्थापित किया जा रहा है, जिससे कि दुग्ध उत्पादन पर अधिक से अधिक जोर दिया जा सके। तो ये आपका दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। और बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ बरौनी द्वारा सबसे अधिक दुग्ध इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये बात ध्यान देना है कि यहाँ पर अभी वर्तमान में सबसे अधिक दुग्ध जो इकट्ठा किया जा रहा है डॉक्टर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ बरौनी द्वारा। यहाँ अलग अलग दुग्ध संघ का दिया गया है कि कहाँ पर कितना संगठित समितियां हैं, तो ये तो उतना अधिक इंपॉर्टेंस नहीं है। अब प्रति कार्यशील दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति दैनिक दुग्ध संग्रह, तो कहां पर कितना दुग्ध संग्रह हो रहा है इसका ए। अब हम लोग आते हैं हैंडलूम और पावरलूम। तो बिहार में हैंडलूम और पावरलूम उद्योग का बहुत अधिक विकास की संभावना है। जैसे गया, भागलपुर के क्षेत्र में हैंडलूम उद्योग का विकास का बहुत अधिक संभावना है। भारतीय वस्त्र उद्योग रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात देश के जीडीपी में इसका योगदान 2% है। 2% भाग वस्त्र एवं परिधान उद्योग से आता है। इसमें 450 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सबसे अधिक रोजगार कहा जाता है कि इसी क्षेत्र में है, 450 लाख लोगों को रोजगार है और उनमें से 8% हस्तकरघा श्रमिक है। बिहार में वस्त्र उद्योग हैंडलूम और पावर लूम दोनों का काफी बड़ा क्षेत्र है जो 14 स्थानों पर फैला हुआ है। अब ये 14 स्थान में कहां कहां फैला हुआ है तो इस पर आते हैं। तो देखिए ये जो स्लाइड्स है वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। इससे तो बीपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आना ही आना है कि जैसे आपका रेशमी सजावटी कपड़े निर्यात योग्य रेशमी कपड़े का उत्पादन कहां? भागलपुर में। बांका में तसर रेशम निर्यात योग्य रेशमी कपड़े और सूती तौलिया गमछे। गया में सूती वस्त्रों के थान, बेडशीट, तौलिया, गमछे। अब ये सब आपका होजरी उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। होजरी उद्योग के अंतर्गत गया बहुत अधिक प्रसिद्ध क्षेत्र है बिहार में। नालंदा में सूती रेशमी बनावटी साड़ी, बिस्तर के खोल, तौलिए, गमछे, तसर और मलबरी रेशम का कुर्ता का कपड़ा, तसर और मूंगा का कमीज का कपड़ा यहाँ आपका नालंदा में। नवादा में तसर रेशम और लिनेन के पुरुषों और महिलाओं की पोशाक के सामान। मधुबनी में महीन सूती कपड़ों के थान, धोती कमीज के कपड़े। औरंगाबाद रोहतास में आपका तौलिया, गमछे, ऊनी कालीन, ऊनी कंबल। कैमूर में ऊनी कालीन, बनारसी साड़ी। पटना सीवान में रेशमी कपड़े, बेडशीट, कमीज का कपड़ा, तौलिया, गमछा, डस्टर, सादा कपड़ा। पूर्णिया एवं कटिहार में जूट के थैले, जूट मिश्रित सामग्री, आंतरिक साज सज्जा सामग्री। पश्चिमी चंपारण में शॉल, मोफलर, तौलिया, गमछा, आपका बेड कवर। तो ये स्लाइड्स इसको आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लेंगे और इसको याद कर जाएंगे क्योंकि एक न एक क्वेश्चन इसमें बीपीएससी और सीडीपीओ से पूछेगा ही पूछेगा। हमने उद्योग से रिलेटेड कि बिहार में कौन सा उद्योग कहां स्थापित किया गया है इसका भी एक वीडियो बनाकर डाले हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। अब यहां पर ये तो सब्सिडी है कि हथकरघा की जारी सब्सिडी, कितने विद्युत सब्सिडी अनुदान। तो ये आपका रेशम उत्पादन, तो मलबरी, तसर और अंडे 3 प्रमुख प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में मलबरी रेशम उत्पादकों की मदद के लिए राज्य सरकार ने एक अलग कार्यक्रम प्रायोजित किया है। वर्ष 2020-21 में कुल 25 टन कोयो का उत्पादन हुआ जिसमें 2 टन कच्चा रेशम प्राप्त हुआ। बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई में तसर विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन हुआ और उत्पादन में वृद्धि हुआ। तो इस तरह से ये आपको बताया गया कि कहां पर कौन सा
रेशम का उत्पादन हुआ। अब देखिए यहाँ रेशम क्षेत्र की उपलब्धियां, कैसे कैसे रेशम क्षेत्र का विकास हुआ, तो ये तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जारी रेशम विकास परियोजना कौन कौन सा, तत्सा रेशम विकास परियोजना कहाँ चलाया जा रहा है, नवादा में चलाया जा रहा है। आंडी रेशम विकास परियोजना मुजफ्फरपुर में। जांग पर धागाकरण की समाप्ति भागलपुर और बांका जिलों में जांग पर धागा तैयार करने वालों को बुनियादी रीलिंग मशीन की आपूर्ति दिया जा रहा है, कि जैसे वो शरीर पर रख के ना बनाए उसके लिए रीलिंग मशीन दिया जा रहा है। अब आंडी रेशम विकास कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में, तसर रेशम विकास कार्यक्रम नवादा में चलाया जा रहा है। और कुछ अन्य फार्म है जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मलबरी प्रसार सह प्रशिक्षण केंद्र कहाँ, तो किशनगंज में, और मलबरी प्रसार सह प्रशिक्षण केंद्र मुजफ्फरपुर में। अंडी रेशम फॉर्म मुजफ्फरपुर और मलबरी रेशम फॉर्म कटिहार में। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, बिहार में इसके तहत भी उद्योगों के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। बिहार में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के 3 क्रियान्वयन अभिकरण है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और जिला उद्योग बोर्ड। अब इसके माध्यम से बिहार में उद्योग का विकास किया जा रहा है। अब बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के एग्जाम के अकॉर्डिंग, कि नीति का महत्वपूर्ण क्या क्या लक्ष्य है। तो वित्तीय सहायता एवं सक्षमकारी वातावरण के जरिए बिहार में कृषि व्यवसाय क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना और सुगम बनाना, प्रसंस्करण का स्तर बढ़ाना, बर्बादी घटाना और मूल्य वर्धन और निर्यात को बढ़ावा देना, जिससे कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में समग्र विकास हो। राज्य में कृषि के चिन्हित क्षेत्रों में नई कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना तथा विद्यमान इकाइयों के प्रौद्योगिकी के अद्यतनीकरण और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता देना, उत्पादों के बेहतर प्रसंस्करण के जरिए प्राप्त बेहतर प्रतिफल के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाना और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर। आएगा तो मना कर देना। हाँ, तो यहाँ पर बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020, तो इसके माध्यम से आपको कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के प्रमुख जो घटक है वो भी आपको ध्यान देना होगा कि कौन कौन सा घटक है। तो राज्य सरकार पात्र औद्योगिक निवेशकों, उद्यमियों या निबंधित कृषि आधारित कंपनियों को बिहार में कृषि के चिन्हित क्षेत्रों में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, आधुनिकीकरण, विविधीकरण, विस्तार के लिए पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। अब पूंजीगत सब्सिडी सहायता पूरी तरह से ऋण संपर्कित होगी और न्यूनतम 0.25% करोड़, न्यूनतम 0.25 करोड़ और अधिकतम 5 करोड़ रुपए स्वीकृत परियोजना ही इस नीति के तहत लाभ पाने के पात्र होंगे। अब ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, इसको ध्यान दीजिएगा। तो जो कोविड-19 का दौर आया उसमें ऑक्सीजन की कमी सभी जगह देखा गया, उसके लिए बिहार में ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति प्रारंभ किया गया और ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यह नीति बनाया गया। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान, तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो संस्थान है बियाडा। तो बियाडा का फुल फॉर्म क्या होता है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। और बियाडा की स्थापना कब हुआ था, तो 1974 में बियाडा को स्थापित किया गया था बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। तो ये मैटर तो आपको एकदम याद होना चाहिए, बीपीएससी में पूछा भी गया है कि बियाडा क्या है। तो बियाडा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, एक संस्था है जो उद्योग को बढ़ावा देता है। और इसकी स्थापना कब, तो 1974 में बियाडा की स्थापना की गई थी। ये तो बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उद्योग मित्र एक अन्य योजना है। उद्योग मित्र की कल्पना ऐसे प्रवर्तन अभिकरण के बतौर
की गई है जो संभावित निवेशकों को प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराए और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और नई उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए आवश्यक विभिन्न आपत्तियां प्राप्त करने में उनकी मदद करे। मान उद्योग मित्र एक व्यक्ति, एक संस्था होगा जो उद्योग से संबंधित जो भी समस्या उत्पन्न होगा उद्योग को स्थापित करने में उन समस्याओं का समाधान करेगा। इस दिशा में बिहार में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिहाज से संभावित निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उद्योग मित्र द्वारा निवेशकों के लिए प्रस्तुतियां, संगोष्ठियां और सम्मेलनों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है। विगत 2 वर्षों में उद्योग मित्र के लिए आवंटित रकम कितना 153.0 लाख रुपया रही है। तो ये आपका उद्योग मित्र की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां हैं। तो आवंटित रकम है, रकम कितना खर्च हुआ लाख रुपया में प्रतिशत में, और लाभान्वित उद्यमियों की संख्या कितना, ऐसा एंटरप्रेन्योर लाभान्वित हुआ, ये भी चीज इसमें दिया गया है। अब बिहार स्टार्टअप नीति 2017, तो बिहार स्टार्टअप नीति, बिहार में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए लाया गया बिहार स्टार्टअप नीति 2017 में। अब मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा अब उद्यमी योजना, तो इस योजना के द्वारा महिलाओं को और युवाओं को उद्योग के प्रति लगाव उत्पन्न करने के लिए एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश की गई और इसमें महिलाओं और युवाओं को आगे लाने का प्रोत्साहन किया गया। बिहार की महिलाओं और युवाओं में उद्यमिता या स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 के अंग के बतौर मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को लागू किया गया। दोनों योजनाओं में आवेदकों को छांट लेने के बाद चुने हुए लाभार्थियों को 2 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भेजा जाता है ताकि वे अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सके और चुने गए उद्यमियों की कुल परियोजना व्यय की रकम स्वीकृत की जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपया। बिहार नामांकुर कोष न्यास से वे अधिकतम 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण पाने के भी हकदार होंगे, जबकि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए ब्याज दर 1% है। ध्यान देना है कि यहाँ ब्याज दर बहुत कम है, 1% है, और परियोजना व्यय की शेष 50% रकम विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत अनुदान सब्सिडी के रूप में स्वीकृत होगा। कुल परियोजना व्यय को ऋण और अनुदान में आधा आधा बांट कर दिया जाएगा। ऋण की वसूली अंतिम किस्त मिलने के 1 साल बाद से शुरू होगी। ऋण की जो वसूली होगी अंतिम किस्त मिलने के 1 साल बाद से, और 84 किस्तों में ऋण देना होगा। तो ये इसका अब अगला जो योजना है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ी जाति उद्यमी योजना। अब इसमें क्या है कि अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को और पिछड़े जातियों को उद्यमिता के तरफ, पिछड़ी जाति नहीं अति पिछड़ी जाति को उद्यमी योजना के तहत जोड़ना है। इसमें भी लाभार्थियों को कुल परियोजना राशि व्यय की राशि 10 लाख रुपया स्वीकृत की जाती है। अब यहाँ पर खनन एवं उत्खनन, तो बिहार में जो भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं उसके खनन और उत्खनन से संबंधित दिया गया है। यहाँ पर यह दिया गया है कि 2020-21 के बीच राजस्व संग्रह 941.1 करोड़ से बढ़कर 1708.9 करोड़ हो गया है, जो 5 वर्षों में 172% की वृद्धि है। यहाँ पर ये बात को ध्यान देना है। और बिहार में खनिज संसाधन, तो बिहार में मुख्य रूप से कौन कौन से खनिज, तो जैसे कोयला है वह भागलपुर के क्षेत्र में पाया जाता है। आपका अवरक है जो गया से भागलपुर के बीच एक पट्टी पाई गई है जहाँ की अवरक का भंडार है। आपका मुंगेर के क्षेत्र में और जमुई के क्षेत्र में सोने का सबसे अधिक भंडार पाया गया है। बिहार में स्वर्ण भंडार सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक स्वर्ण भंडार बिहार में ही है। तो ये खनिज से जो भी प्राप्त होता है उसके बारे में दिया गया है। अब देखिए खनिज से, बिहार में खनिजों से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य और संग्रहण, तो कितना लक्ष्य था? लक्ष्य था आपका 2020-21 में 1600 करोड़ रुपया, और प्राप्ति कितना हुआ? तो 1708.9 करोड़ रुपया संग्रहण हुआ, अर्थात लक्ष्य से अधिक प्राप्ति यहाँ हुआ है। अब हमने बतलाया कि बिहार में पर्यटन से रिलेटेड
पर्यटन उद्योग के विकास की बहुत अधिक संभावना है। तो बिहार में पर्यटन उद्योग के विकास की जहां तक बात की जाए तो ये आपका महात्मा गांधी से रिलेटेड पर्यटन क्षेत्र है जो चंपारण के क्षेत्रों में है, जैन धर्म से रिलेटेड पर्यटन क्षेत्र है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड पर्यटन क्षेत्र है, आपका सिख धर्म से रिलेटेड पर्यटन क्षेत्र है और कुछ पर्यावरण अनुकूल पर्यटन क्षेत्र है। तो वो पर्यटन क्षेत्र का भी विकास किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर बिहार में आने वाला देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या दिया गया है कि पर्यटकों की संख्या देशी कितना, तो 56.4 लाख और विदेशी पर्यटक बिहार कितने आए, 3 लाख और सब मिला के 59.5 लाख पर्यटक बिहार में आए हैं। अब पर्यटन क्षेत्र को ही बढ़ावा देने के लिए बोधगया में कुछ कार्य किया जा रहा है, आपको पूर्णिया जिले में कार्य किया जा रहा है, राजगीर के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। और ये 3 योजना को और इन सभी योजना को ध्यान देना है। कौन कौन सी योजना, तो जैन परिपथ का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री विशेष पैकेज की इस योजना के तहत बिहार में जैन परिपथ के विकास के लिए 5238.95 लाख रुपया स्वीकृत किया गया है। अभी तक 2363.14 लाख रुपया खर्च हो चुके हैं और निर्माण कार्य प्रगति पर है। तब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जैन परिपथ का विकास, कांवरिया परिपथ का विकास, मंदार पर्वत और अंग प्रदेश का विकास, गांधी परिपथ का विकास क्यों किया जा रहा है, तो बिहार में पर्यटन उद्योग को विकसित करने के लिए। और मंदार पहाड़ी, तो ये मंदार पहाड़ी आपका बांका जिले में है। मंदार पहाड़ी के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास किया गया है। बांका भागलपुर कमिश्नरी के अंतर्गत है और वहां पर मंदार पहाड़ी के क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। तो बीपीएससी में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीटी में है कि मंदार पहाड़ी कहां पर स्थित है। फिर उसके बाद गांधी परिपथ का विकास, बिहार में गांधी परिपथ के विकास के लिए 4465.02 लाख रुपया स्वीकृत किया गया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है और राज्य सरकार इस योजना के लिए 2232.51 लाख रुपया खर्च कर चुकी है। अब बिहार में पारिस्थितिकी पर्यटन, ये भी ध्यान देना है क्योंकि बिहार में जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क्स है, तो उसमें पर्यटन को विकास करने के लिए पारिस्थितिकी पर्यटन पर भी जोर दिया जा रहा है। तो ये आपका कहाँ, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में पारिस्थितिकी पर्यटन। आप लोग जानते हैं कि बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क वाल्मीकि नगर में स्थित है जो ऑलरेडी टाइगर रिजर्व भी है। तो उस क्षेत्र में पर्यटन उद्योग को विकास करने के लिए इस क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला के तराई में अवस्थित है। यह शरणा स्थल साल वृक्ष और बेत, खैर और शीशम जैसे अन्य पेड़ों और वनस्पतियों से भरा हुआ है। तो ये आपका वाल्मीकि पर्यटन केंद्र जंगल सफारी, साइकिल सफारी, कैलेश्वर झूला, संगम नौकायन, जटाशंकर मंदिर तथा नरवे देवी मंदिर का विकास यहाँ किया गया है। उसके बाद कैमूर वन जीव अभ्यारण्य में पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास किया जा रहा है। कैमूर वन जीव अभ्यारण्य पारिस्थितिकी पर्यटन में निवेश के लिए व्यापक क्षेत्र है। कैमूर वन जीव अभ्यारण्य अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ प्राकृतिक विरासत से भरपूर क्षेत्र है। महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी क्षमता है। नैनाभिराम पहाड़ी परिवेश के साथ कृषि के लिए उपयुक्त उर्वर भूमि भी है। दुर्गावती जलाशय योजना के निर्माण के साथ विशाल जल भंडार भी यहाँ है और ऐतिहासिक शेरगढ़ किला भ्रमण का हिस्सा है। 3 ओर से वनाच्छादित से घिरा है, 3 ओर से वनाच्छादन से घिरा हुआ है। अब तुतला भवानी पारिस्थितिकी पर्यटन, तुतला भवानी डेहरी अनसोन से 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। अब डायरेक्ट आपको पूछ देगा कि तुतला भवानी कहां पर स्थित है, तो ये डेहरी अनसोन से 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। इस जगह को देवी तुतला भवानी के मंदिर और अविश्वसनीय जलप्रपातों के लिए खास तौर पर जाना जाता है। पहाड़ी इलाका पर्यटकों के लिए मनमोहक दृश्य उपस्थित करता है। सासाराम से 10 किलोमीटर दूर कैमूर की पहाड़ियों में कुंड जलप्रपात या धुआं कुंड जलप्रपात मौजूद है। बरसात के मौसम में पर्यटन
पर्यटक यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं। तो ये चीज हुआ। अब भीमबांध में पारिस्थितिकी पर्यटन केंद्र, तब भीमबांध राज्य के मुंगेर वन प्रमंडल के खड़गपुर पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मुंगेर में खड़गपुर पहाड़ी है। बीपीएससी में ऑलरेडी खड़गपुर पहाड़ी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उस समय क्वेश्चन था कि बिहार का कौन सा क्षेत्र सबसे प्राचीन क्षेत्र है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर था वो खड़गपुर था। तो खड़गपुर मुंगेर में अवस्थित है, जहां पर के भीमबांध पारिस्थितिकी पर्यटन केंद्र भी है और इस पर्यटन क्षेत्र में विकास कार्य बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब राजगीर और नालंदा, तो राजगीर और नालंदा में तो अनेकों पर्यटन के क्षेत्र है, जहां पर के जू सफारी और दूसरे चीजों का विकास किया गया है। तो इस तरह से बिहार में पर्यटन क्षेत्र का भी विकास किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में बिहार इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 4 के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वे सभी तथ्यों को बताया गया है। इसके साथ ही साथ बिहार के उद्योग से संबंधित अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो वह भी वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है कि बिहार के कौन कौन से उद्योग कहां पर स्थापित है। दोस्तों, हम आप सभी से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक एवं कमेंट्स करें, साथ ही मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।